हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवार कौन कौन हैं? जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा। फ्रेंड्स, हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त हो जाएगा? 10 अगस्त को। और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा 6 अगस्त को। इससे पहले चुनाव हो जाना चाहिए। नए चुनाव कब हो जाएगा? 6 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो जाएगा, जिसके लिए ये दो उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी की तरफ या एनडीए की तरफ से हैं जगदीप धनखड़ और विपक्ष की तरफ से हैं मार्गरेट अल्वा। जगदीप धनखड़ जो अब तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, इन्होंने कल जैसे इनका नाम नॉमिनेट हुआ, इन्होंने कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से के पद से इस्तीफा दे दिया। ये वेस्ट बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे, और उससे कल इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कल रिजाइन कर दिया अपने गवर्नर पद से। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का जो अतिरिक्त चार्ज दिया गया है वो किसको दिया है? गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज किसको दिया है? मणिपुर के गवर्नर को। किसको? मणिपुर के गवर्नर को। मणिपुर के गवर्नर हैं अभी ला गणेशन। तो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर का काम है वो कौन संभालेंगे? मणिपुर के गवर्नर। ये मणिपुर का तो संभालेंगे, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का भी संभालेंगे। जगदीप धनखड़ को बीजेपी किसान पुत्र कहकर संबोधित करती है। क्या कहकर संबोधित करती है? किसान पुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। एक बार ये एमएलए और एक बार ये एमपी रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मार्गरेट अल्वा की। तो मार्गरेट अल्वा 4 राज्यों की राज्यपाल रही है, जिनमें है राजस्थान, गुजरात, गोवा और उत्तराखंड। ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। क्या थी? पहली महिला राज्यपाल। कहाँ की? उत्तराखंड की। तो पूछे कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अल्वा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा चुनाव के बारे में समझ लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या अंतर होता है? राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है? संसद के दोनों सदस्य, दोनों सदन के सदस्य और कौन से? निर्वाचित और मनोनीत दोनों उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। कौन कौन? निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में और मनोनीत भी। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 16 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया है? ठीक है, यानी रिटायर किया है, डीकमीशन किया है। सेवा मुक्त यानी इसको अब रिटायर कर दिया गया है, इसकी सेवाएं अब नेवी में समाप्त हो गई है। तो यह है किलो क्लास। कौन सी क्लास की पनडुब्बी है? किलो वर्ग की पनडुब्बी है, और नाम क्या है? आईएनएस सिंधु ध्वज। क्या नाम है? आईएनएस सिंधु ध्वज। ठीक है फ्रेंड्स, ये किलो क्लास का मतलब क्या है? किलो क्लास क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक अटैक, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी होती है। क्या होती है? किलो क्लास क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी का एक वर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहां से डिजाइन की गई थी? ये डिजाइन की गई थी सोवियत यूनियन के द्वारा। किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? सोवियत यूनियन के द्वारा। सोवियत यूनियन वर्तमान में आप कहोगे रूस, इसे उस समय बोला जाता था यूएसएसआर, लेकिन 1991 में जब इसका विभाजन हुआ तो इसमें इसका नाम क्या हो गया? अब रूस। पहले क्या था? यूएसएसआर। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय नेवी में कब कमीशन हुई थी, यानी कब शामिल हुई थी? ये हुई थी भारतीय नेवी में जून 1987 में। कब? 1987 में भारतीय नेवी में शामिल हुई थी। लगभग 35 साल तक इन्होंने भारतीय नेवी में सेवा दी है। और ये एकमात्र पनडुब्बी है जो देख रहे हो ना यहाँ पे। पनडुब्बी ये होती है जो पानी में चलती है।
तो ये एकमात्र पनडुब्बी है जिसको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा इनोवेशन के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, क्या, CNS, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। कौन सी ट्रॉफी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में भारतीय नेवी के पास कितनी पनडुब्बियां हैं, 15 कन्वेंशनल पनडुब्बीज हैं। कितनी पनडुब्बी है, 15 कन्वेंशनल यानी परंपरागत पनडुब्बियां हैं। कितनी पनडुब्बियां हैं, 15। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सारी बात समझ में आ गई होगी आपको। किलो क्लास क्या होता है, किलो क्लास एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी का क्या है, एक वर्ग है। ये सोवियत यूनियन के द्वारा डिजाइन की गई थी, ये 1970 के लगभग डिजाइन की गई थी। उसके बाद में जब USSR का विभाजन हो गया तो बन गया रूस। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय नेवी में हुई थी जून 1987 में कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, ये है नेल्सन मंडेला। ठीक है फ्रेंड्स, 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला के बारे में बात करते हैं। नेल्सन मंडेला स्वतंत्र दक्षिणी अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित और अश्वेत राष्ट्रपति थे। क्या था, जब यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्टार्ट हुई, यानी चुनाव प्रक्रिया, लोग चुनाव देकर किसी को चुने, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को हम चुनाव वोट डाल के फिर चुनते हैं, सेम ये प्रोसेस जब वहां स्टार्ट हुई, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां स्टार्ट हुई, तो पहले प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से बनने वाले कौन थे, नेल्सन मंडेला। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे, लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति बने थे। साथ ही साथ पहले अश्वेत थे, यानी उस समय गोरे लोग ही बनते थे अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में गोरे लोग की बूझ थी, वहां गोरे लोगों को पूछा जाता था, अश्वेत लोगों को कोई पूछा नहीं जाता था, अश्वेत लोगों की कोई कदर नहीं थी वहां पे, सिर्फ गोरे लोगों की कदर थी। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए थे, और साथ ही साथ पहले अश्वेत यानी काले, आप कह दो साफ साफ भाषा में, काले राष्ट्रपति थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ, जो काला और गोरा के बीच में जो भेद था ना, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। इसके लिए ये 27 साल तक जेल में भी रहे थे। कितने साल तक, 27 साल। आज आप लोगों को अगर बोल दे 27 साल जेल में रहना है तो इस सजा से आप मर जाओगे, कि फिर जिएंगे कब। तो ये 27 साल तक जेल में रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस रंग भेद के लिए इन्होंने शांतिपूर्ण संघर्ष किया था, यानी इन्होंने ऐसे नहीं कोई लड़ाई झगड़ा ये करके या विद्रोह करके ये सब नहीं किया, इन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से अपना विरोध जाहिर किया। इन्होंने बोला कि श्वेत और अश्वेत को एक समझा जाना चाहिए, अलग अलग नहीं समझा जाना, दोनों ही इंसान है। तो इन्हें रंग भेद के खिलाफ लड़े, और वो भी शांतिपूर्वक तरीके से, जिसके लिए इन्होंने क्या मिला, 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको 1993 में। कब मिला था, 1993 में। क्यों मिला था, क्योंकि ये रंग भेद के खिलाफ शांतिपूर्वक संघर्ष किया था। कौन सा संघर्ष, शांतिपूर्वक, यानी इन्होंने कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए, कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, कोई दंगे फसाद नहीं किए, शांतिपूर्वक अपना विरोध जाहिर करते रहे। और 2009 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह डिसाइड किया कि इनका जो जन्म दिनांक क्या थी इनकी, 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। और इस 18 जुलाई को क्या किया, अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाने की घोषणा की कि आज से हम क्या करेंगे, आगे से हम 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अफ्रीका का गांधी। क्या कहते हैं, अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस 2022 का जो नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे था, इसकी थीम क्या थी, थीम थी डू व्हाट यू कैन, यानी वो करो जो तुम कर सकते हो, विथ व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, वेयर यू आर, यानी आप जहां हो, जो तुम्हारे पास है उससे अगर आप कुछ कर सकते हो
तो करो। ये इसकी थीम थी, डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। आप जहां कहीं हो, आपके पास जो संसाधन है उससे करके दिखाओ, जैसा इन्होंने किया। ये अश्वत्थ थे, उसके बाद में भी ये राष्ट्रपति बने। ठीक है, और इस लड़ाई में इन्होंने जीत भी हासिल की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? किसमें? सिंगापुर ओपन में किसने जीता? भारत की पीवी सिंधु ने। ये भारत की पीवी सिंधु है और ये चीन की वांग जी है, जिनको इन्होंने हराया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बैडमिंटन। तो ये सिंगापुर ओपन है क्या? सिंगापुर ओपन है क्या? तो सिंगापुर ओपन, ओपन सिंगापुर ओपन एक बैडमिंटन इवेंट है जो 1929 से सिंगापुर में हर साल आयोजित होती है। कब से? 1929 से सिंगापुर में हर साल आयोजित होती है। कब होती है? हर साल आयोजित होती है सिंगापुर ओपन। अच्छा, वो रिसेंटली जब कोविड चल रहा था तो ये पहली बार 2 साल से के बाद आयोजित की गई है। पहली बार 2 साल के बाद आयोजित की गई है। नहीं, हर साल ये क्या होती है? आयोजित होती है। कब से? 1929 से। तो समझ में आ गया सिंगापुर ओपन क्या है। सिंगापुर ओपन एक बैडमिंटन इवेंट है जो सिंगापुर में 1929 से हर साल आयोजित हो रही है। एक्सेप्ट पिछले साल जब कोरोना था, कोरोना की वजह से ये 2 साल से आयोजित हुई है। अदरवाइज सिंगापुर ओपन हर साल आयोजित होती है। इसमें भारत की पीवी सिंधु ने एकल, महिला एकल का खिताब जीता है। और किसको हराया है? चाइना की वांग जी को। किसको? वांग जी को। ये कहाँ की है? चाइना की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा शहर संघाई कोऑपरेशन संगठन यानी एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? भारत का कौन सा शहर? देखो इसमें बात क्या है, भारत का कौन सा शहर। ठीक है, तो भारत का वाराणसी क्या होगा? इस संगठन की क्या होगी? सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना वाराणसी शहर है और ये जो एससीओ है इसके सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? टोटल 8 सदस्य हैं। तो अभी जो एससीओ के महासचिव है कौन है? जांग मिंग। इन्होंने ऐलान किया है कि, क्या ऐलान किया है कि अब की बार जो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी वो भारत का वाराणसी शहर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या करते हैं? एससीओ अपने सदस्यों में से लोगों के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग जो 8 देश हैं इनके लोग आपस में मिले, यहाँ एक दूसरे पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसके लिए क्या है, एक देश की सांस्कृतिक विरासत वाले शहर को इस संगठन की राजधानी बनाते हैं। किसको? सांस्कृतिक विरासत वाले हो, सांस्कृतिक विरासत वाले शहर को। अब देखो भारत में सांस्कृतिक विरासत वाला शहर कौन सा है? वाराणसी है। तो वाराणसी को क्या किया इन्होंने? इस अपनी राजधानी बना ली। अब ये हर साल 8 देशों में से किसी एक देश के किसी शहर को बनाते हैं। तो अभी नंबर किसका आया है? भारत का। तो भारत के वाराणसी शहर को क्या किया है इन्होंने? सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी बनाई है, ताकि इन 8 देशों के लोग यहाँ आए, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिले और एक लोग एक दूसरे से मिले। और ये कब तक रहेगा? ये सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक भारत का ये वाराणसी शहर इस संगठन की राजधानी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एससीओ क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, अब एससीओ है ये एक आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा गठबंधन है। क्या है? एक आर्थिक यानी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, सुरक्षा गठबंधन है। इसमें 8 देश कौन कौन से हैं? चीन है, भारत है, साथ ही साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को मिलाकर टोटल कितने देश इसमें शामिल है? 8 देश शामिल है। भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे इसमें? 9 जून 2017 को। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान इस एससीओ संगठन में शामिल हुए थे। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, हर साल ये अपने अपने सदस्य देशों में से एक देश का किसी ऐसे शहर को जो उस देश की सांस्कृतिक विरासत वाला शहर हो, उसको क्या करते हैं? राजधानी के रूप में चुनते हैं, ताकि वहां पर्यटन को बढ़ावा मिले। साथ ही साथ ये अपने 8 देशों के लोग आपस में एक दूसरे के लोगों से मिले। तो अभी भारत का जो वाराणसी शहर है वो सितंबर 22 से सितंबर 23 तक रहेगा।
और एससीओ क्या है? एक आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा गठबंधन है। और भारत इसमें 9 जून 2017 में शामिल हुआ था और पाकिस्तान भी सेम डे शामिल हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।